हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा पाठ है पाठ 16 और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारी सरकार, आर गवर्नमेंट। आज हम अपनी सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए परिचय क्या है इसका देखते हैं। आपने सरकार शब्द के बारे में अवश्य सुना होगा। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि सरकार क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है। सरकारें क्या करती हैं, वे कैसे फैसले करती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीतिक सरकार में क्या अंतर है, आइए पढ़कर पता करें। तो चलिए बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। सरकार क्या है बच्चों? जो समूह होता है किसी कुछ व्यक्तियों का जो राष्ट्र या राज्यों को निश्चित काल के या अनिश्चित काल के लिए द्वारा एक निश्चित पद्धति से क्या करती है बच्चों? शासन करती है। तो बच्चों सरकार क्या है? सरकार कुछ सुनिश्चित व्यक्तियों द्वारा चुना हुआ कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह समूह होता है जो राष्ट्र और राज्यों में निश्चित काल के लिए और निश्चित पद्धति के द्वारा क्या करती है? शासन करती है और नियमों कानूनों को आधार मान करके व्यवस्था कायम करती है। इसका इसका कार्य सुचारू रूप से शासन चलाने तथा साथ साथ राज्य की भलाई के लिए उचित व महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी है। सरकार अधिकतर कार्य कपितय स्पष्ट नियमों के अनुसार करती है। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। 3 अंग कौन से हो सरकार के? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विश्व के अलग अलग देशों में अति प्राचीन काल से सरकार के विभिन्न रूप प्रचलित हैं। जैसे कि कौन कौन से सरकार तरह की सरकारें होती है बच्चों? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र आदि। परंतु सरकार के वर्तमान रूपों की बात की जाए तो प्रजातंत्र और तानाशाही सरकार मुख्य रूप से पाई जाने वाली सरकारें हैं। प्रजातंत्र का अर्थ है वह शासन जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में हो और वे लोग उन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी हो जो कि इसे अनुपयुक्त होने पर संवैधानिक रूप से बदलने में सक्षम होते हैं। मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसके विपरीत क्या है? तानाशाही सरकार प्रजातांत्रिक सरकार से बिल्कुल अलग होती है। तानाशाही सरकार प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार से एकदम अलग होती है। कैसे? इस प्रकार की सरकार में सभी शक्तियां एक व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के हाथों में निहित होती हैं और वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तानाशाही सरकार में एक व्यक्ति शक्ति द्वारा शक्तियां प्राप्त करता है। एक सरकार में एक व्यक्ति शक्ति द्वारा शक्तियां प्राप्त करता है और शक्ति द्वारा ही अपनी सत्ता को बनाए रखता है। मतलब पावरफुल होता है, अपनी शक्तियों से स्वयं बनाता है। उसकी शक्तियां असीमित होती है और वह किसी शक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं होता। कोई उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता बच्चों। वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। उससे कोई शक्ति जो है अपनी मनमानी करने से रोक नहीं सकती। मतलब तानाशाही चलाना होता है, अपनी मन मर्जी को, चाहे किसी का भला हो या किसी का अहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होती है बच्चों? तानाशाही सरकार होती है। और सरकार के कार्य क्या होते हैं? वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सरकार लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। जब घर में 2 बच्चे या बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ते तो माता जी इस विवाद का निस्तारण करती है ना। उसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमारी माता पिता जैसे हमारे झगड़ों को और हमारी समस्या को सुलझाती है। वह निर्णय करती है खिलौने किसे मिलेगा। इसी प्रकार से सरकार भी संविधान को व्यवस्थित करती है। ये इनका विभाजन लोगों में इस प्रकार करती है कि ताकि लोगों में विवाद बिल्कुल भी ना हो। यह लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। यह देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है सरकार। ठीक है बच्चों। एवं कानून व्यवस्था को कायम रखते ताकि देश का विकास हो सके। कानून व्यवस्था क्यों कायम करते ताकि देश का क्या हो सके बच्चों? विकास हो सके। ये सड़कों और पुलों का निर्माण कराती है। क्या करती सरकार? सड़कों और पुलों का निर्माण कराती है। लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को के लिए राहत मापदंडों का भी प्रयोग करती है। कोई आपदा आती है बच्चों तो उसमें क्या करती है सरकार? राहत कार्य करती है, उनके लोगों को राहत पहुंचाती है उनकी मदद करके। सरकार दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाती है एवं उनके साथ संबंध स्थापित करती है। ये आवश्यक है क्योंकि आज सभी स्वतंत्र हैं। इसका प्रभाव घरों में भी देखा जा सकता है। दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं? मित्रता मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं। क्यों? ताकि ये हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए वो हमारे रास्ते में रोड़ा ना बने और हमें हमारी सहायता करें और हम उनकी सहायता करें। और बच्चों
यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार क्या काम करती है बच्चों। सरकार सड़कें बनवाती है, सीमाओं को सुरक्षा करती है। मतलब ये सबको किसने तैनात किया? सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, हाँ, सहयोग में योगदान बढ़ाना। अब बच्चों ऐसे दूसरे दूसरे शहर, दूसरे सॉरी देश के लोगों के साथ सहयोग बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, उनके साथ मेल जोल करके, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके बचाव राहत कार्य करना। जब प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि बाढ़ आ गई, यहाँ पर जो राहत कार्य कर रहे हैं बच्चों, सरकार द्वारा ही करवाया जा रहा है। ठीक है बच्चे। अब क्या है बच्चों सरकार के अंग, क्या है पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट? तो सरकार को इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाने होते हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। कानूनों का निर्माण लोगों की सामान्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए होता है। जो कानून का निर्माण क्यों होता है? जो लोगों की आवश्यकता होती है ना बच्चों, उनको पूरा करने, उनको फुलफिल, संतुष्ट करने के लिए होता है। कानून लोगों के व्यवहारों को भी नियंत्रित करते हैं। कानून क्या करते हैं? लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें। यह कार्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। और कौन करता है इस कार्य को? विधान मंडल करता है। विधान मंडल सरकार की कानून बनाने वाली सभा होती है। इसके बाद प्रत्येक कानून को लागू करना होता है। कानून बना लिया, अब उसके प्रत्येक कानून को, बनाए हुए कानून को लागू करना होता है। कानून को केवल कागज पर ही सीमित रखने का कोई अर्थ नहीं है। वे लोग जो कानून को उल्लंघन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें दंडित किया जाता है। जो कानून को नहीं मानते हैं, तोड़ते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, उन्हें दंडित किया जाता है बच्चों। कार्यकारिणी कहलाने वाली सरकार की शाखा यह कार्य करती है। जो कार्यकारिणी होती है ना बच्चों, सरकार के 3 भागों में विभाजित है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका कानून बना दिया, अब कार्यपालिका ने इस कानून को लागू किया, उनके ऊपर कोई तो उसको तोड़े ना, इसको भी वह ध्यान रखती है। सरकार की एक अन्य शाखा है और जो न्यायपालिका कहलाती है, मतलब जो कानून तोड़ता है उसको दंड देती है। यह स्वतंत्र एवं विधानमंडल का कार्यकारिणी से पृथक होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य लोगों को अन्यायी शासन के विरुद्ध सुरक्षित करना होता है। ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का संचालन कानूनों के अनुसार हो, कोई भी कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करे। भारत में सरकार के स्तर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो बच्चों भारत एक विशाल देश है। यह 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य को पुनः अनेक पदों में विभाजित किया गया है। दोबारा से अनेक अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि बच्चों गांव, कस्बों एवं शहरों से मिलकर जनपद का निर्माण होता है। जनपद कैसे बनता है? गांव से, शहरों से मिलकर के क्या बनता है? जनपद और कस्बों से। ठीक है। भारत में सरकार के 3 विभिन्न स्तरों पर सरकार काम करती है। ठीक है। जैसे कि संघीय या केंद्रीय सरकार नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है बच्चों? नई दिल्ली में है। यह सरकार का सर्वोत्तम स्तर है। यह संपूर्ण देश के लिए निर्णय लेती है। यह विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाती है। सरकार का अगला स्तर राज्य के नाम से जाना जाता है। सरकार राज्य निर्णय लेती है। सरकार क्या करती है बच्चों? यहाँ पर अगला स्तर क्या है? राज्य स्तर है। और सरकार के नाम से जाना जाता है उसको, राज्य सरकार के नाम से। राज्य सरकार निर्णय लेती है जो केवल उस राज्य में रहने वाले लोगों पर ही लागू होता है। हर एक राज्य की अपनी अपनी राज्य सरकार होती है और अपनी अपनी अलग अलग देश की, अलग अलग राज्य की राज्य सरकार अपने अपने राज्य की सुख, शांति, उन्नति और सुविधा के लिए जिम्मेदार होती है। वे लोग जो गांव, कस्बों और शहरों में रहते हैं, उन्हें कुछ निश्चित निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये निर्णय उन मामलों से संबंधित होते हैं जो मामले इन लोगों से संबंधित होते हैं। उनकी यह सरकार स्थानीय सरकार के नाम से जानी जाती है। और सरकार का क्या बोलते हैं बच्चों? स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। यह वह सरकार होती है जो लोकतंत्र को निचले स्तरों तक ले जाती है, एकदम डाउन टू अर्थ ले जाती है। यह सभी स्तरों की सरकार को उनके अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं। सभी सरकार जो होती है, इनको सारे जो अधिकार मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं बच्चों? वो संविधान से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्या है अगला, वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज। तो बच्चों देखो क्या होता है यहाँ पर, मताधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। मताधिकार का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ वोट देने का अधिकार। सभी राज्यों में मताधिकार की एक रूपता समान नहीं पाई जाती। हर राज्य में वोट देने, मताधिकार का जो चुनाव प्रक्रिया, मताधिकार प्रक्रिया वो अलग अलग होती है। 19वीं सदी के प्रारंभ में मताधिकार सिर्फ उन्हीं पुरुषों को प्राप्त था जो या तो करदाता सरकार को कर देने वाले थे या होते थे, या देश के सशस्त्र सैनिक बल में कार्य करते। सिर्फ उन्हीं को ही मतदान करने का अधिकार होता था। बाकी सारे सदस्य देश के मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है। महिलाओं को यह अधिकार अधिकांशतः प्राप्त नहीं था। महिलाओं को यह अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं था। ब्रिटेन में तो
सन 1832 तक केवल उन्हीं लोगों को मताधिकार प्राप्त था जो वर्ष में सरकार को कम से कम 40 शिलिंग कर अदा कर सकते थे। कहां पर बच्चों? ब्रिटेन में 1832 तक। तो बच्चों ये भी कितनी गलत चीज थी बच्चों। 20वीं सदी के प्रारंभ तक न्यूजीलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, अधिकार ही नहीं था यहाँ पर वोट देने का। फिर बच्चों धीरे धीरे प्रजातांत्रिक देशों में मताधिकार के विचार उठने लगे। फ्रांस में 1848 में सार्वभौमिक मानव मताधिकार आंदोलन संपन्न हुआ। फ्रांस में 1944 में ईस्वी तक महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, अब तक नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन में भी सन 1918 में ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1918 में ब्रिटेन में। ठीक है बच्चों। सन 1920 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल 11 राज्यों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था, केवल 11 राज्यों में यूएसए के 1920 तक। फिर बच्चों यह तो सन 1971 में आकर के संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य सभी राज्यों में सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, जो उनको सबको क्या मिला गया बच्चों? ये 18 वर्ष के जो व्यक्ति थे या उनसे अधिक थे, उन सबको अधिक आयु के लोग को मत देने का अधिकार प्राप्त किया गया। कब बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1971 में। ठीक है बच्चों। अब जाकर के बच्चों सबको यहाँ पर 1971 में प्राप्त हुआ। 1920 तक सिर्फ केवल 11 राज्यों में प्राप्त था, यूएसए में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में मताधिकार आंदोलन का इतिहास बहुत लंबा है। सन 1948 तक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति जोरों पर थी, बहुत ज्यादा रंग भेदभाव था, जिसके अंतर्गत अश्वेत लोगों जो कि बहुसंख्यक थे को कोई भी मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की गई थी, स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी जब बच्चों। और उस समय क्या था? अश्वेत लोगों को बहुत, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में थे अफ्रीका में, उन लोगों को मौलिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं थे। दक्षिण राजनीतिक अधिकार तथा किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता भी प्रदान नहीं थी दक्षिण अफ्रीका के सारे अश्वेत लोगों को। उन्हें राजनीतिक मामलों में भागीदार करने का भी अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी। वो राजनीतिक मामले में किसी में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत तमाम कानून और प्रतिबंध उन पर थोपे गए। इसके बावजूद भी उन पर और भी बहुत सारे कानून और प्रतिबंध लगा दिए गए। महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों ने रंग भेद नीति को मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित किया। अब बच्चों जो ये हमारी दो सुरक्षा परिषद और महासभा, इन्होंने क्या किया? मानव अधिकार का उल्लंघन होगा यदि अगर कोई भी बच्चों किसी प्रकार की रंग भेद नीति को बढ़ावा देता है या उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है? वयस्क मताधिकार का चित्रण यहाँ पर हो रहा है, जो अपने अपने पहचान पत्र के साथ खड़े हैं और अपना इन्होंने वोट दिया है, 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति। इसके उपरांत सन 1989 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति के प्रति बदलाव आने प्रारंभ हो गए। ठीक है। उनके रंग भेद नीति जो थी उसके खिलाफ जो लोगों ने बोलना शुरू किया, उसमें बदलाव आने शुरू हो गए। आपको यह भी विदित कराना आवश्यक है कि उस समय तक अल्पसंख्यक श्वेत दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेतों पर शासन कर रहे थे। जो कुछ श्वेत थे, जो बहुत सारे अश्वेत लोग थे, उन पर शासन कर रहे थे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगातार संघर्षरत थी। विश्व के अन्य अनेक देशों के दबाव के परिणाम स्वरूप श्वेत लोगों की यह समझ में आ गया कि अब अफ्रीका में दमन चक्र अधिक दिन चलने वाला नहीं है। मतलब उनको ये समझ में आ गया कि अब ज्यादा दिन तक हमारा ये भेदभाव जो है वो नहीं चलेगा, हम उन पर हावी नहीं हो सकेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेता श्री नेल्सन मंडेला, जिनको श्वेत सरकार ने जेल में डाल दिया था, उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में ही बिताए अपने अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। इन्हें फरवरी 1990 में जेल से रिहा किया गया। तब दक्षिण अफ्रीका से जातीय भेदभाव और रंग भेद की नीति का सफाया हुआ। तब जाकर के बच्चों रंग भेद की नीति खत्म हुई। तत्पश्चात भारत तथा विश्व के अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका से अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, राजनीतिक संबंध स्थापित किए। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने प्रथम स्वतंत्र चुनाव की घोषणा की। 1994 में पहली बार वहां पर स्वतंत्र चुनाव हुए दक्षिण अफ्रीका में, और अफ्रीकी वासियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। जो नेल्सन मंडेला थे उनको दक्षिण अफ्रीका का सबसे प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। अब यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है? नेल्सन मंडेला की यहाँ पर ये पिक्चर है, इनको आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अब देखिए बच्चों, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
अन्य देशों की तरह भारत में भी आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की है कि सबको सार्वभौमिक मताधिकार मिलना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य गण भी इस बात से सहमत थे कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देना चाहिए। इसी को देखते हुए संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया कि सभी जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु के हैं वो सभी मत का अधिकार रखते हैं, मतदान करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में यह क्रांतिकारी कदम था क्योंकि उस समय के देश की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर व लोकतांत्रिक शासन से अनभिज्ञ थी। मतलब जब उस समय जब ये अधिकार लागू किया गया बच्चों, तब उस समय जो भारत की बहुत सारी जनसंख्या थी अनभिज्ञ थी, अनपढ़ थी। ठीक है बच्चों, परंतु पिछले 72 से अधिक वर्षों में परिस्थितियां अब पूर्ण रूप से परिवर्तित यानी कि बदल चुकी हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है क्योंकि विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स है बच्चों। भारत में केवल केंद्रीय सरकार ही नहीं वरन राज्य स्तर पर सरकार तथा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों तथा नगरीय स्तर पर पंचायतों का पूरा अस्तित्व देखने को हमें मिलता है बच्चों, जो अपने अपने क्षेत्र में कुशलता पूर्वक शासन संचालन करती हैं। इसके प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से मत देने का अधिकार है। वह जिसे चाहे उसे अपना मत दे सकता है। इस अधिकार में ना तो जाति, ना धर्म, वर्ग, लिंग या के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है और ना ही संपत्ति या शिक्षा से संबंधित किसी योग्यता का विचार किया जाता है। केवल पागल, अवयस्क, दिवालिया, अपराधी या विदेशी लोग मताधिकार से वंचित होते हैं। कौन कौन लोग मत का अधिकार नहीं रखते हैं बच्चों? जो बच्चे हैं, ये जो पागल है, अवयस्क है, छोटे हैं, और अपराधी या विदेशी लोग जो हैं वो मताधिकार का अधिकार नहीं रखते हैं। इसके अलावा किसी भी जाति, धर्म, लिंग, अधिकार के किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, वो हमारे देश में 18 वर्ष के ऊपर का 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। हमारा जो भारत है पूरे विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र वाला देश है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। और हमारी जो सरकार है वो भी अनोखी है। हमारी स्तरीय कई स्तरों पर सरकार हमारी चलती है, राज्य स्तर पर भी, नगर स्तर पर भी, और केंद्र सरकार भी है, और हमारे जिला पंचायत है और ग्राम पंचायत आदि हैं, स्थानीय सरकारें हैं। आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से ये सारी महिलाएं जो है अपना मतदान कर रही हैं। इन सबको मतदान करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, आइए दोहराते हैं पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पदाधिकारी द्वारा शासन करता है। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार की दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाती है। सरकार दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाती है तथा एवं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करती है। कानून के लोग व्यवहारों को भी नियंत्रित करते ताकि एक दूसरे के साथ सहयोग करें। सरकार निर्णय लेती है जो केवल उस राज्य में रहने वाले लोगों पर ही लागू होता है। ठीक है, राज्य सरकार सभी राज्यों में मताधिकार की एक रूपता समान नहीं पाई, सब जगह क्या समान नहीं पाई जाती है। सब जगह क्या होता है बच्चों, जो मताधिकार अलग अलग तरीके से होता है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगातार संघर्षरत थी। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है क्योंकि विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश में नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा पाठ था जिसमें हमने संविधान के बारे में हर चीज पढ़ी है और किस तरह के संविधान हमारे देश का कानून चलाने में सुचारू रूप से सफल रहा है, इसके बारे में भी जाना है। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।